यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चौथा लेक्चर है। प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। हमने प्रूव कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो लगाई गई फोर्स के बराबर है। ठीक है, इसको हम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो वो मैथमेटिकली डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। ठीक है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी का मतलब चेंज इन मोमेंटम। पी क्या होता है? मोमेंटम होता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये जो आपको ये ट्रायंगल नजर आ रही है इसको डेल्टा कहते हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज, तब्दीली। क्या कहते हैं? तब्दीली। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर रहा है। अच्छा, प्रूफ कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज अप्लाइड बाय ए फोर्स f। कहता है एक मास m है, इस पे फोर्स f लगाई है हमने एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम vi टू vf। अब वेलोसिटी कहाँ से कितनी? पहले vi थी, फिर क्या होगी? vf हो गई है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होगा? मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, mvi आ जाएगा। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mvf। ठीक है जी। चेंज इन मोमेंटम हम फाइनल को इनिशियल में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, ये समझ आया आपको? तो इसके बाद रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम टी पे, टाइम पे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? टाइम पे डिवाइड कर देंगे। एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, इसको हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लिख देंगे डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये हमने m कॉमन ले लिए यहाँ से। क्या कर दिया? m कॉमन ले लिए। और वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी ए के बराबर है, एक्सेलेरेशन के बराबर है। ये देखो, ये आपने पढ़ा था, तो मैंने नीचे डेल्टा लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दें तो वो क्या आ जाएगा? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी एम ए आ जाएगा। ये वाला जो ये सारा फैक्टर क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, एफ किसके बराबर है? एम ई के। तो हम ये एफ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितनी फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में उतनी ही तब्दीली आएगी। इसको हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, स्टेटमेंट in an isolated system total momentum of the colliding bodies before collision will be equal to the total momentum after collision। पहले तो आप आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक अलग थलग निजाम है ना। जैसे आप यूं करें, एक गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे हवा के, उसका बाहर वाले यानी जो हवा है, ये सिस्टम है, उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अलहदा हो जाता है। क्या हो जाता है? अलहदा होता है, अलग थलग हो जाता है। उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो उसमें कहते हैं वो अंदर मॉलिक्यूल जितने आपस में टकरा रहे हैं, बाहर वाले मॉलिक्यूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कोलिजन का मतलब होता है टकराना। ठीक है, क्या होता है? टकराना। टोटल मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, यानी आपस में टकराती हुई बॉडीज का मोमेंटम before collision will be equal to the total momentum after collision। total momentum जो collision के बाद है उसके बराबर होता है। ठीक है, या when two or more bodies collide with one another, the total momentum of the system before and after the collision। जब कहते हैं दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में टकराती हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टकराने से पहले और टकराने के बाद, कोलेन का मतलब टकराओ, रिमेन्स कांस्टेंट। ये कहते हैं कांस्टेंट रहता है प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम, तो बैरूनी कुव्वत अमल ना करे। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है, दोनों ही आप याद करके लिखेंगे। लेकिन कोई एक भी लिख दें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप दोनों ही इसको याद करें। ठीक है,
अच्छा जी, इसके बाद ये देखें, ये एक बॉडी m1 है, v1 वेलोसिटी जा रही है स्ट्रेट लाइन में, दूसरी m2 है, v2 वेलोसिटी जा रही है। कुछ देर के बाद ये टकरा जाएंगे, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है v1 की वो ज्यादा है v2 से। क्या है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, v1 इज ग्रेटर देन v2। तो ये दोनों की वेलोसिटी आपस में ये ज्यादा है, तो जाहिर है ये कुछ देर के बाद टकरा जाएंगे। ये इनका कोलिजन हो गया। टकराने के बाद अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, ये v1 डैश हो गई, वो v2 डैश हो गई, ठीक है। समझ आया? जैसे आप बिलियर्ड की बॉल होती है ना, वो लगाते हैं, तो क्या होता है कि बिलियर्ड की बॉल में भी यही है, वो एक बॉडी रुकी हुई होती है, एक पीछे से आके उसको बॉल टकराती है, वो आगे चली जाती है, ठीक है। वो डिफरेंट सिचुएशन है, वो अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ: consider an isolated system of two interacting bodies of mass m1 and m2 moving along the same line in the same direction with velocity v1 and v2 respectively। यानी respectively का मतलब होता है कि पहले की velocity m1 की v1 है, दूसरे की क्या है, m2 की v2 है। तो अब वो कह रहा है कि v1 ज्यादा है v2 से, ठीक है। यानी कि ये v1 की वेलोसिटी ज्यादा है, v2 की क्या है, कम है, तो थोड़ी देर बाद ये टकरा जाएंगे। टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चेंज हो, उसको हमने डैश कह दिया। अब देखें, ये m1 v1 पहला मोमेंटम होगा बॉडी का, m2 v2 दूसरा मोमेंटम होगा। ये टकराने से पहले मोमेंटम आ जाएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। समझ आया? ये m1 v1 डैश इसका पहली बॉडी का मोमेंटम, और दूसरी का क्या होगा, m2 v2 डैश। क्लियर? तो आफ्टर सम टाइम बोथ द बॉल्स कोलाइड, अब दोनों बॉल टकरा जाएंगी, एंड आफ्टर कोलिजन बॉल ऑफ मास m1 मूव विद वेलोसिटी v1 डैश एंड बॉल ऑफ मास m2 मूव विद वेलोसिटी v2 डैश इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन वेलोसिटी में फर्क आ गया है। क्या आ गया है? फर्क आ गया। एक डैश होगी v1 डैश, दूसरी v2 डैश। अब चेंज हमने बतानी है ना क्या होगी, ठीक है। तो ये देखें, उसी फिगर को जरा बड़ा करके दिखाएंगे। क्लियर? तो अब आप देखेंगे कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो m1 v1 प्लस m2 v2, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये क्योंकि ये दोनों दे दिए हैं, बिफोर कोलिजन ये पहले लिख दें, और इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन बाद में लिख दें, ठीक है जी। m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash। तो ये लॉ जो है वो प्रूफ हो जाएगा कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। बस सिंपली लिखा है, और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई यानी मैथमेटिकली कोई फार्मूला लगा के प्रूफ नहीं किया, बस सिंपली दोनों उसने लिख दिए जी। कोई बात यहाँ समझ आए ना आई हो तो बताए जी बच्चों। जी बच्चों, पूछें कुछ बात। हाँ जी, सबको पता चल रहा है? यार बोलते नहीं, आवाज जा रही मेरी। समीर फरीद, जी सर। पता चल रहा है? ये तुम्हारा तो नाम ही नहीं है समीर। सर मेरा नाम है। नहीं है अभी तो मेरे मेरे पास, तुमने बोला ही नहीं है। बोला है तुमने? सर मैंने बोला था। हाँ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जी समझ आ गया आपको? जी सर। अच्छा जी, एप्लीकेशन गन एंड द बुलेट। अब आपको पता है कि अगर हम गन को फायर करते हैं, वो पहले रेस्ट में होती है, फिर हम ट्रैगर जब दबाते हैं वो चलना शुरू हो जाती है। सपोज ए बुलेट ऑफ मैस m1 है, ये वो बड़ा लिखा गया है, is fired from a gun of mass m2 before fire the velocity of the both is zero at or at rest। total momentum before fire, अब फायर करने से पहले इसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, जीरो होगा। when gun is fired the bullet move forward, गोली आगे जाएगी with velocity v1 and gun backward with velocity v2, ठीक है जी। वो पीछे की तरफ जाएगी। तो by law of conservation of momentum, momentum before collision is equal to momentum after collision।
ठीक है, यानी मोमेंटम जो है टकराव से पहले और टकराव के बाद दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए, जब फायर नहीं किया तो टोटल मोमेंटम जीरो है, गन भी रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी जीरो है और गोली की भी। लेकिन टकराने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, ये दोनों जो है वो एक तो हो गई गन की और दूसरी हो गई बुलेट की वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या होगा, m2 v2 इज इक्वल टू माइनस m1। इसको जरा आप थोड़ा छोटा कर लें, कहाँ गया ये, ताकि वो एल नहीं आपको महसूस हो। ठीक है, अब सही है। तो फिर हम क्या करें, m2 पे इसको डिवाइड कर दें, ये डिवाइड का निशान लगा दिया। ठीक है, v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 डिवाइड m2। ये m2 जो है आप क्या करें, नीचे ले आए। नेगेटिव साइन शो दैट गन मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। अब ये जो जाहिर कर रहा है कि गन की वेलोसिटी v2 थी, वो मुखालिफ सिमत में जाएगी बुलेट की। दैट इज वाई द शोल्डर इज प्रेस हार्ड ड्यूरिंग द फायर। यही वजह है कि जब हम फायर करते हैं शोल्डर बड़ा उस पर प्रेशर महसूस होता है। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद कहता है कि दूसरी एग्जांपल है इन्फ्लेटेड बैलून, शूट ऑफ एन एयर इज रिलीज। अब वो बड़ी तेजी से जाता है जब इसमें से हवा निकलती है। ठीक है, अच्छा जी, रॉकेट और जेट इंजन। अब आपको पता रॉकेट कैसे ऊपर जाता है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Gases are produced in the engine due to the burning of fuel at a high temperature, and these gases are burst out, बड़ी तेजी से बाहर आती हैं with great momentum। इनका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है from lower side of the rocket, and as a result rocket or rocket engine move upward with same momentum। ठीक है, वो जितनी तेजी से गैसेस निकल रही है उतनी तेजी से ऊपर जाता है। The force which resists the motion of body is called, हाँ ये कहाँ से आ गया इधर। ठीक है जी, ये इतना समझ आ गया जी, पता चला आपको। ये अगला टॉपिक है, वो मैं बाद में करवाता हूँ जी। बच्चों पता चला, हाँ जी, बोलते नहीं बेटे। वो एक बच्चा था वो बात करता था, वो आज आया नहीं है लगता। मोहम्मद रियाज। एक ने रेहान असगर ने कहा है सर कि सर आप प्लीज रॉकेट के एग्जांपल से समझा देंगे। हाँ ना बेटे, मैंने अभी यहाँ बताया तो है कि वो जितनी तेजी से गैसेस नीचे आती हैं उतनी तेजी से वो रॉकेट उसी मोमेंटम से ऊपर की तरफ जाता है। क्योंकि वो उसमें बहुत तेजी से उसमें पूरा सिस्टम बनाया होता है। ये तो नहीं ऐसे ही वो एक गैस सिलेंडर रख के वहां पे उसको आग लगा दी है, तो ऐसा नहीं है, पूरा एक सेटअप होता है। लेकिन वो बड़ी प्रेशर से नीचे आती है, निकलती है उसमें से, और वो जितने मोमेंटम से नीचे आ रही है उसी को अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है और वो ऊपर जाती है। ठीक है, ऐसा। थैंक यू सर। अच्छा जी, इसके बाद है जी फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कहता है ऐसी फोर्स जो जिस्म की हरकत को रोकती है, रेजिस्ट करती है या रोकने की कोशिश करती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। इसकी डायरेक्शन हमेशा जो है बॉडी की मुखालिफ सिमत में होती है और अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जो हमने फोर्स लगाई है उसके अपोजिट एक्ट करती है। क्या क्या अभी मैं फिगर दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वजूहात क्या है। पहली वजह है रफनेस ऑफ द टू सरफेस, दोनों सतहों का खुरदरापन। मसलन आपने कोई आप एक गाड़ी चला रहे हैं तो आप देखेंगे जो रोड है उस पर खुरदरापन होता है। क्या होता है, खुरदरापन होता है। ठीक है, और दूसरा एयर रेजिस्टेंस, हवा की रगड़। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, जमीन की कुव्वत कशिश।
किसके दरमियान, जमीन और बॉडी के दरमियान। चौथा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज ऑफ टू सरफेस। अब जाहिर है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी तो होगा ना एटम में, दोनों सरफेस के, कोई ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन नीचे ज्यादा है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी जो है रुकेगी। ठीक है, इसके बाद है वेट ऑफ द मूविंग बॉडी। अब जितना वजन ज्यादा होता है, आपको पता है, उसको चलाना मुश्किल होता है, तो ये भी वजह बन जाता है फ्रिक्शन की। ठीक है, अब ये देखिए इस पे राइट साइड पे जो फोर्स है हमने लगाई है, ये बॉडी को हम धक्का लगा रहे हैं, राइट साइड पे जा रही है। ठीक है, तो और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें चार फोर्सेस अमल कर रही हैं। दो तो ये हो गई, एक अप्लाइड फोर्स है एफ, दूसरा फ्रिक्शन तो स्मॉल एफ से हम जाहिर करते हैं, तीसरा वेट है नीचे की तरफ होता है, चौथा जो है वो क्या है कि इसका रिएक्शन है। मैंने पहले भी आपको बताया था, हर बॉडी जो जमीन पे मौजूद है उसका रिएक्शन होता है, वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, बात समझ आ रही, क्लियर? ये लाइन ऐसी लगी जो यहाँ नजर आ रही है। अच्छा जी, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज, कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, दूसरा है, एक मिनट, अब ठीक हो गया। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? पहले है अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जो हमने फोर्स लगाई इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद है फ्रैक्शनल फोर्स है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेफ्टवर्ड। ठीक है, फिर है वेट ऑफ द बॉडी डब्ल्यू, ये वेट है, नीचे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और चौथा है रिएक्शन ऑफ द बॉडी एफ एन इज इक्वल टू आर, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है जी, अब है काइंड ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अकसाम कौन कौन सी है? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और क्या है, किनेटिक फ्रिक्शन। तो ये फोर्सेस तीन, फ्रिक्शन तीन तरह की होती है, स्टैटिक, लिमिटिंग, किनेटिक। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही, हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। जब बॉडी मूव करने लगी है, मूव नहीं किया, बस जस्ट फोर्स थोड़ी सी और बढ़ाएंगे तो वो मूव कर जाएगी, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब बॉडी मूव कर रही होती है उस वक्त जो फ्रिक्शन है उसको किनेटिक फ्रिक्शन हम कहेंगे। क्या कहेंगे? किनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन वी स्टार्ट applying force on a body at rest, by increasing force on the body the force of friction increases, friction भी बढ़ती जाती है, कहते हैं मैंने नहीं चलने देना। the friction when body is not moving is called static friction, इसको हम static friction कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है limiting friction, by increasing force on a body a stage will come when body is about to move, एक स्टेज आती है कि बॉडी बस मूव करने वाली है। ठीक है, और एट दिस स्टेज द फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस वक्त जो फ्रिक्शन होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है किनेटिक फ्रिक्शन, क्या होती है? बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉडी व्हेन इट इज सेट इनटू मोशन, जब ये मोशन में आ जाती है, द फ्रिक्शन एट दिस स्टेज इज कॉल्ड किनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? किनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर? kinetic friction is always less than the static friction, kinetic friction static friction से क्या होती है, हमेशा कम होती है। अच्छा, कल इसका ग्राफ भी मैं वो बस दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि kinetic फ्रिक्शन कम होती है। आप देखें कोई बॉडी चलती हुई आ रही है, आप उसको धक्का लगाते हैं मजीद तो आपको आसानी होती है, लेकिन अगर रुकी हुई आप उसको पुश करते हैं, चलो धक्का ही लगाते हैं कह लें आम अल्फाज में, तो वो आपके लिए जरा मसला होता है, मुश्किल से धक्का लगता है। लेकिन जो पहले से चल रही है, आप उसको फोर्स लगाएं या धक्का लगाएं तो वो क्या होती है, आसानी से आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि किनेटिक फ्रिक्शन वो कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। जी बच्चों, अब आपने कुछ पूछना है तो पूछ लेंगे। जी बच्चों, लगता है आज वो बच्चा जो पूछता है ना वो नहीं है, आप सारे ही नहीं पूछते, एक आधे के अलावा कोई एक आधा बच्चा पूछते है, चांडियो पूछता है कभी कभी, हामिद चांडियो। जी बेटे, समझ आया? हामिद चांडियो जी, सो तो नहीं रहे? कैमरे ऑन कराऊं आपके? हेलो,
सर ये तीनों काइंड बुक्स पे तो नहीं लिखी ना? क्या सर ये तीनों काइंड बुक्स पे तो नहीं लिखी ना? बुक में ही लिखी हुई है, तो वहां बस जिक्र किया है मैंने, उसकी डेफिनेशन लिख दी है। अब सारी चीजें बुक में तो नहीं होती। सर आप ठीक है। समझाने के लिए करवा रहे हैं। नहीं, ये आपने लिखना है, पेपर में पूछ लेता है कि कौन कौन सी फ्रिक्शन काइंड ऑफ फ्रिक्शनेबिलिटी, तो आप परेशान क्यों हो गए? कोई मुश्किल है ये? इतनी आसान है। अब वो इसके बगैर आपको समझ ही नहीं आएगी कि फ्रिक्शन होती क्या है। तीन तरह की तो होगी ना। ठीक है, चलेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।